नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस शिक्षा केंद्र में। आज की जो हमारी वीडियो है वो है रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि चार्टर अधिनियम। हर परीक्षा में यहाँ से आपको एक से दो सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, चार्टर अधिनियम से आपके क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आजकल के जो क्वेश्चन का तरीका है वो इन चार्टर एक्ट्स के पॉइंट्स को मिक्स करके पूछा जा रहा है, किसी एक चार्टर एक्ट से नहीं पूछा जा रहा है। तो मिला के पूछ लेंगे 1773 का चार्टर एक्ट और 1784 का चार्टर एक्ट, इन दोनों को मिला के पूछ सकते हैं, तो कैसे भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक एक पॉइंट को कैटेगराइज किया है और आपके लिए ये चार्टर एक्ट तैयार किए हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का दिन है। 26 जनवरी है आज। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। एक एक चार्टर अधिनियम को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि चार्टर एक्ट से पहले क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो उस पृष्ठभूमि को हम इस पे जान लेते हैं कि क्या क्या हुआ। उसके बाद में ऐसी पीडीएफ हैंड रिटन है, एकदम बढ़िया से आपके लिए बनाई गई है, तो आप चिंता ना करें। बिल्कुल वीडियो में धैर्य बना के देखते रहें, वीडियो धैर्य बना के देखते रहें। तो होता क्या है, जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है 1600 ईस्वी में। उसके बाद 1611 ईस्वी में अपनी खोलती है पहली फैक्ट्री खोलती है भारत में। उसके बाद धीरे धीरे इसने कई युद्ध लड़े। ये हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने बहुत सारे युद्ध लड़े। इसने कर्नाटक के वार लड़े, कर्नाटक के युद्ध लड़े, ईस्ट इंडिया वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच। ये कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, आपको पता ही होगा। फिर इसने प्लासी का युद्ध लड़ा 1757 ईस्वी में। 23 जून का वो दिन था 1757 में। फिर इसने बक्सर का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। वो दिन था 22 अक्टूबर का। ठीक है, तो ऐसे करके कर्नाटक इसने जीता, अपनी शक्ति का वर्चस्व दिखाया, अपनी शक्ति का महिमा मंडन किया। उसके बाद इसने प्लासी का युद्ध जीता, जिसमें इन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध लड़ा, जो कि इसी के दौरान इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में। तो ये था। इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार भारत पे जमा लिया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, उसके बाद ये चार्टर एक्ट्स आदि शुरू हो गए। तो इन एक्टों को हम देखते हैं। 1773 का एक्ट पहले देखते हैं क्या क्या हुआ था इसमें। तो बात करते हैं 1773 का एक्ट। कंपनी के शासन का दौर था। कंपनी का शासन पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारत का नियंत्रण नहीं आया था। अभी कंपनी का ही नियंत्रण चल रहा है, कंपनी का ही शासन चल रहा है। इसी दौरान बहुत सारे चार्टर एक्ट आए, जिसमें से 1773 का एक फर्स्ट एक्ट है। 1773 का ये फर्स्ट एक्ट है, पहला अधिनियम है, चार्टर अधिनियम है। चार्टर अधिनियम, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे और उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का उठाया गया पहला कदम है। ये पहला कदम है। इसके जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया जा सकेगा, किया गया था। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो जो गवर्नर होता था, बंगाल का एक गवर्नर होता था, उसको गवर्नर जनरल की शक्ति दे दी गई। यानी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया
और उसके लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी निर्माण किया गया जो गवर्नर को हेल्प करेगी, उसको सहायता प्रदान करेगी। मद्रास और जो बॉम्बे के गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, यानी कि जो गवर्नर जनरल की शक्ति मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर यानी कि बम्बई के गवर्नर से ज़्यादा होगी, वो इनके अधीन रह के काम करेंगे, ऐसा इस चार्टर में प्रावधान किया गया था। आगे हम बात करते हैं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया, जिसके जरिए 1774 ईस्वी में वहाँ कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। ये देखो हाईलाइट कर दिया हमने, हाईलाइट भी करते चलेंगे। तो इस सर्वोच्च न्यायालय की जब 1774 में स्थापना हुई तो एक मुख्य न्यायाधीश इसमें होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, यानी कि 4 न्यायाधीशों का ये सर्वोच्च न्यायालय था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें 34 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें 34 न्यायाधीश हैं, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये वही बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बात करते हैं हम चार्टर 1773 की। तो अगला इसमें एक पॉइंट ये है कि ईआईसी के कर्मचारियों का निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे इनका जो व्यापार था वो प्रतिबंधित कर दिया गया। भारतीयों से उपहार लेना, रिश्वत लेना, पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे ये कर्मचारी भ्रष्टाचार कम करें। आगे इसमें ये प्रावधान किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, जो सीओडी होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पे नियंत्रण रखा जाने लगा। इसका भी एकदम यहाँ प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पॉइंट। यानी कि एक बार फिर से हम रिकॉल करें तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को इसके अधीन रखा गया गवर्नर जनरल के। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार, उनका प्रतिबंध लगा दिया गया, उस पर उपहार और रिश्वत पे प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि भ्रष्टाचार खत्म करने की यहाँ कोशिश की गई है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पे नियंत्रण रखा जाने लगा। तो ये था हमारा 1773 का एक्ट। अब बात करते हैं हम 1781 के संशोधन अधिनियम की। इसी एक्ट को कुछ मॉडिफाई किया गया, इसमें संशोधन किया गया था 1781 में। तो उसी इसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट नाम से ये जाना गया। इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो गवर्नर जनरल, जो हमारा गवर्नर जनरल है, जो 1773 में गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी कि गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया। और ये पहला गवर्नर जनरल कौन बन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था 1773 में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें क्या विशेषताएं हैं 1781 के संशोधन अधिनियम में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में? तो इसमें गवर्नर जनरल, जो हमारा गवर्नर जनरल था, तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इसमें यह कहा गया जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो काउंसिल है उसको सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इस पे लागू नहीं होंगे। एक स्वतंत्र है गवर्नर जनरल और काउंसिल अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से करेगी, ठीक है। राजस्व संबंधी मामले जो होते थे, रेवेन्यू वाले जो मामले होते थे, तो राजस्व वसूली भी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बाहर कर दिया गया। तो जो भी राजस्व से संबंधित मामले होते थे और जो राजस्व वसूली का काम होता था वो गवर्नर जनरल और काउंसिल अपने तरीके से करती थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्षेत्र का अधिकार से इसको भी बाहर कर दिया गया था। तो ये दो जो बातें थी। तीसरा क्या हुआ कि कलकत्ता के निवासियों के लिए, एक जो कलकत्ता के निवासी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आएंगे, ये भी इसमें प्रावधान किया गया, ठीक है। और जो प्रांतीय न्यायालय की जो अपील है वो गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ दायर होगी। जो प्रांतीय न्यायालय हैं
प्रांतीय जो न्यायालय की जो अपील है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ ही दायर होगी, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में दायर नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी प्रावधान किया गया। अगला जो पॉइंट है वो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल प्रांतीय न्यायालय के लिए नियम बनाएगी। जो भी प्रांतीय न्यायालय थे उस समय के लिए, उनके लिए नियम कौन बनाएगा, तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल उनके लिए नियम बनाएगी। तो ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। अब बात करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। फिर एक और एक्ट आता है जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या किया गया, इसके क्या प्रावधान है, इसके प्रावधान देख लेते हैं। सारी बातें आपको नोट करनी है और अच्छे से पॉइंट में बनाओ, इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप इनमें क्लासिफिकेशन कर पाएंगे कि कौन सा पॉइंट किस एक्ट का है। नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि बहुत डीप में डिटेल में अब ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसीलिए ये वीडियो का पर्पज ही यही है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और आप में क्लियरिटी लाना। ठीक है, तो आप आगे हम बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या कहा गया, इसमें कंपनी के कार्यों का पृथक्करण किया गया। राजनीतिक कार्य वाणिज्यिक कार्यों से अलग किए गए, इन दोनों का पृथक्करण कर दिया गया। ठीक है, द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। यहाँ व्यापारिक मामले को सीओडी के अंतर्गत रखा गया और राजनीतिक मामले को बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी के, यानी कि राजनीतिक मामलों के लिए अधीक्षण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया। वहीं व्यापारिक मामलों के लिए सीओडी निदेशक मंडल द्वारा इसका अधीक्षण किया जाने लगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि जो व्यापारिक मामले थे वो सीओडी के अंतर्गत आ गए और जो राजनीतिक मामले थे वो बीओसी के अंतर्गत आ गए। स्थापना ये 1773 के एक्ट में की गई है। ठीक है, सीओडी की स्थापना कब की गई है, तो 1773 के एक्ट में की गई है। आगे हम बात करते हैं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो नियंत्रण था वो सैन्य सरकार पे था और रेवेन्यू एक्टिविटी पे इसका नियंत्रण था। तो ये बीओसी के अंतर्गत आते थे। एक नोट वाली ये बात है, इसमें एक नोट की तरह बनाया गया है कि इस एक्ट के द्वारा, जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। साथ ही कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहने जाने लगा। तो ये देखा जाने लगा कि जो कंपनी का क्षेत्राधिकार है, कंपनी के जो क्षेत्र हैं वो ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत आ गए। अब इनको ब्रिटिश क्षेत्र कहा जाने लगा। ठीक है, तो अब ये रेगुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये ब्रिटेन से स्टार्ट होता है, कंपनी के हाथ में नहीं बचा था। अब बात करते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में इसी के आगे एक एक्ट आता है 1786 का एक्ट। वो 1786 का एक्ट क्या कहता है, इसमें ये बात होगी कि जो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, लेकिन इसकी जो शर्तें थी गवर्नर जनरल की, कि काउंसिल के निर्णय को ना मानने का अधिकार प्राप्त हो। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही फेमस गवर्नर जनरल रहा है, बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, इसने बहुत सारे कार्य भी किए हैं, इसीलिए बहुत इसकी ख्याति है, बहुत जाना जाता है। तो इसने काउंसिल को निर्णय को ना मानने के इसको अधिकार दिए गए और उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया गया था। एक कमांडर इन चीफ भी बना था। ठीक है, इन दोनों शर्तों को इस अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया, तब इसने गवर्नर जनरल का पद धारण किया। ये बहुत ही ऐसा गवर्नर जनरल जिनके लिए दो शर्तें अलग से माननी पड़ रही हैं, यानी कि योग्य व्यक्ति था। बात करते हैं इसी के साथ 1793 के चार्टर एक्ट की। इसमें क्या कहा गया है वो लिख लेते हैं। 1793 का ये चार्टर एक्ट क्या कहता है हमारा, तो गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों पर नियंत्रणकारी शक्ति प्राप्त हुई। जो हमारा गवर्नर जनरल था, इसको जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी हैं थी, प्रेसिडेंसी की सरकारों पर नियंत्रणकारी शक्ति प्राप्त हुई। ये इसके अंतर्गत इसके नियंत्रण में थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, ईस्ट इंडिया के व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। ये भी इसमें बात की गई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 20 वर्षों तक बना रहेगा। अभी जो एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ, इसको ब्रिटिश सरकार आगे के चार्टर एक्ट में समाप्त करेगी, ये भी बढ़ाया गया है। ठीक है, कमांडर इन चीफ के पद की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। ये जरूरी नहीं किया गया कि कमांडर इन चीफ अनिवार्य हो, ये आगे सभी
गवर्नर जनरलों के साथ होगा। बीओडी के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे, ये भी इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो बीओडी गठन किया गया था, बीओडी का नहीं, बीओडी नहीं, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो गठन किया गया था, इसका जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे, ब्रिटिश से नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ये इसमें बात की गई थी। ठीक है, तो ये इसमें बात की गई। ये था हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। सॉरी, यहाँ पे 1700 कर लीजिए, 1900 लिख दिया, बाकी सारी जगह सही है। 1793 का चार्टर एक्ट। हम बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, इसकी हम बात करेंगे। तो कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए 1813 के चार्टर एक्ट में? इसमें पहला जो प्रावधान किया गया वो किया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के जरिए समाप्त किया गया। तो वो एक्ट है 1813 का। 1813 का ये एक्ट है। इसमें एक और बात कहेगी कि जो चीन और चाय के साथ, जो चीन का और चाय के साथ जो व्यापार था, उसको उस पर एकाधिकार बना रहेगा। ठीक है, तो इसमें इसके चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ब्रिटेन के क्राउन की जो संप्रभुता इस एक्ट के जरिए स्थापित हुई। ठीक है, इस एक्ट में आप देखते हैं कि ब्रिटिश के क्राउन की संप्रभुता स्थापित होती है क्योंकि इन्होंने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसमें एक पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की भी बात कही गई थी। स्थानीय सरकारों को कर लगाने और कर ना देने पर दंडित करने का भी अधिकार इस एक्ट में जरिए दिया गया। कहने का तात्पर्य है जो भी स्थानीय सरकारें थी वो जनता पे कर लगा रही थी, और अगर जनता कर नहीं दे रही थी, पब्लिक कर नहीं दे रही थी, उनको दंड देने का भी अधिकार इस एक्ट के जरिए दिया गया। तो ये भी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, और पहला पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की कितना महत्वपूर्ण है। तो इसका जो पहला पॉइंट ही है कि जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, उनको हमने भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, उनकी शक्ति में विस्तार किया गया, अब ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाने लगे। तो क्वेश्चन ये बनता है, अगर किसी भी स्टेट पीसीएस में आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक ही होंगे, विलियम वेंटिक। और जो भारत के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं, फर्स्ट, ये भी विलियम बेंटिक ही होंगे। ठीक है, इन्होंने काफी सुधार किए, काफी अच्छे व्यक्तित्व था इनका। ठीक है, तो विलियम बेंटिक भारत के फर्स्ट पहले गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, इसमें और क्या किया गया कि मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब विधायी शक्तियों में मद्रास और बंबई के गवर्नरों का कोई भी काम नहीं है, उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया। ठीक है, अगला है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का इस एक्ट में प्रयास किया गया। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि सिविल सेवा के लिए क्या क्या सुधार किए गए इन एक्टों के माध्यम से, ये आपको याद रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने के प्रयास 1833 के चार्टर एक्ट में किए गए हैं। ठीक है, ये था। अब हम बात देख लेते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। मेन मेन पॉइंट ही है, हर सब पॉइंट तो थोड़ी ऐड किए जा सकते हैं, तो मेन मेन पॉइंट है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, इसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया 1853 के चार्टर अधिनियम से। कब तक के लिए अलग किया गया, इसमें समय सीमा नहीं निर्धारित है। इसीलिए समय सीमा नहीं निर्धारित है, इसीलिए तो 1858 में डायरेक्ट पूरा जो नियंत्रण है वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, समय सीमा का उल्लेख नहीं, समय सीमा का उल्लेख नहीं है। परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, तो परिषद में कुल 12 सदस्य हो गए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट,
तीसरा है सिविल सेवकों की भर्ती एवं जो चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का नियम आया इसमें। और 1854 में मैं कार्य समिति नियुक्त की गई। बीओडी की जो संख्या थी वो 24 से, यानी कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल की जो संख्या थी वो 24 से 18 रह गई। इसमें 6 का 6 सदस्य इसको हटा दिए गए। ठीक है, ये चार्टर अधिनियम 1853 कहा गया। सिविल सेवकों के लिए भर्ती एवं चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने की बात इसी में की गई है। तो फिर एक एक्ट आता है, अब एक्ट आता है द क्राउन रूल, यानी कि 1858 का एक्ट आता है। 1858 का एक्ट क्या है, तो 5 साल बाद ही एक्ट आ रहा है, इसको आना था 20 साल बाद, आ गया 5 साल बाद। तो इसमें कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया 1858 के एक्ट के द्वारा, और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया, उसके नियंत्रण में भारतीय क्षेत्र आ गया। और जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद स्टार्ट किया गया। अब गवर्नर जनरल नहीं होंगे, वायसराय होंगे। तो पहला और वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था पहला वायसराय। ठीक, लॉर्ड कैनिंग पहला, और अंतिम जो गवर्नर जनरल था भारत का, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वो कौन था, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। बीओडी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया, सचिव के पद का निर्माण किया गया, 15 सदस्यीय भारत परिषद बनी। तो ये सब हमारे एक्ट ऑफ 1858 में बना, यानी कि 1858 के एक्ट में ये सब पॉइंट थे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब शुरू होगा 1861 का इंडियन काउंसिल। यहाँ से अब चार्टर एक्ट खत्म हो गए, यहाँ से शुरू हो रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट, क्योंकि अब ब्रिटिश नियंत्रण में भारतीय क्षेत्र आ गया। अब ब्रिटिश शासन यहाँ से आपको दिखाई देगा। अभी तक कंपनी का शासन दिखाई दे रहा था, अब ब्रिटिश शासन दिखाई देगा पूरी तरह से। ठीक है, तो ये थे हमारी रेगुलेटिंग वीडियो से संबंधित, रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित वीडियो। आज गणतंत्र दिवस का दिन है, इसी अवसर पर हमने सारे एक्टों को याद किया। अच्छे से एक्ट याद करिए, इनके पॉइंट्स बनाइए और मल्टीपल टाइम इनकी प्रैक्टिस करिए, तो आपको आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेना चाहता हूँ। मिलता हूँ अगले के एक्ट में, और जो एक्ट आएंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, जो भी 1947 तक जितने भी एक्ट आएंगे, वो चाहे आपका 1919 का एक्ट हो गया, 1909 का एक्ट हो गया, आपका 1861 का एक्ट हो गया, 1935 का एक्ट हो गया, 1947 का एक्ट हो गया, ये सारे एक्टों के बारे में हम चर्चा विस्तार से करेंगे अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो में प्यार बनाए रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी रिपब्लिक डे।